Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. We'll wait for a minute and then we'll resume our class. Good morning, Pinky Dubey. Amrita Singh, good morning. What's your optional? आपका ऑप्शनल क्या है अमृता? पिंकी दुबे, आपका एग्जाम कैसा चल रहा है? Pinky Dubey, how is your exam going on? अच्छा, बहुत अच्छा जा रहा है. That's great. एग्जाम कब खत्म होगी आपकी? वेरी गुड अमृता. अमृता, आप कोई बुक्स वगैरह रेफर कर रही हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, या ऑलरेडी आप कहीं क्लास कर चुकी हैं? आपका बैकग्राउंड क्या है अमृता? ट्वेंटी फाइव. अच्छा, 25 फेब को होगा, खत्म होगा. कोई बात नहीं, आप अच्छे से ध्यान देकर पढ़ाई करो आप. ठीक है पिंकी दुबे? सुरेंद्र कटारिया, किस स्टेट से बिलोंग करती हैं आप अमृता? आपका हिंदी मीडियम है कि इंग्लिश मीडियम है? सुरेंद्र कटारिया, तो हमें लगता है कि ये आपका यूपी या फिर राजस्थान में होगा. एनीहाउ, चलिए अब हम लोग अपने रिचुअल्स के ऊपर आते हैं. क्रैक ऑल यूपीएससी सिविल सर्विस ऑप्शनल विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड गेट द सब्सक्रिप्शन ऑफ इट. पिंकी दुबे, आज आपकी एग्जाम कितने बजे है? ओके, ठीक है. तो अमृता, आप कोई बुक फॉलो कर रही हैं लोक प्रशासन के लिए? अच्छा, बिहार से हैं आप? बिहार से कहाँ? बिहार से तो हम भी हैं. अच्छा, माय गॉड, एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. दैट्स ग्रेट, ग्रेट. अच्छा कर रही हैं. तो किस यूनिवर्सिटी से कर रही हैं? गया. ओके, चलिए, अच्छी बात है. हम बिहार से आरा से हैं. अच्छा, तो आज आपका पेपर बहुत लेंदी आया था पिंकी. चलो, कोई बात नहीं. तो एमए आपका हो गया है कि अभी कर रही हैं आप एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में?
ना देखिए, एक बार अगर आप सब्सक्रिप्शन करते हैं तो आपको क्या मिलता है, यू विल बी गेटिंग डेली लाइव क्लासेस। आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, आप एडुकेटर से चैट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, डाउट क्लास पूछ सकते हैं। और स्ट्रक्चरल कोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो देयर आर मोर देन 15,000 प्लस स्ट्रक्चरल कोर्सेज। लाइव टेस्ट एंड क्विज की बात करते हैं तो लाइव टेस्ट एंड क्विज आर देयर ओनली एंड ओनली टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर। अनलिमिटेड एक्सेसिबिलिटी लिटरली मींस दैट कि अगर आपको डेली लाइव क्लासेस नहीं मिली है तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगी। ओके, नाउ सी, ये अच्छा फाइनल हो गया आपका, तो अभी आप क्या करना चाहती हैं? नहीं, लोक प्रशासन आपका एमए हो गया है, तो अब आप क्या कीजिएगा आगे, आपका क्या विचार है एमए का लोक प्रशासन में? आगे आपका कुछ विचार होगा ना कि हम ये करेंगे। बाय गॉड, पीएचडी गया में है लोक प्रशासन से? अच्छा, नेट और जीआरएफ कीजिएगा, तो आप ये कर सकते हैं, तो आप नेट के लिए तैयारी कीजिए, isn't? ओके, तो अच्छी बात है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। एनीहाउ, चलिए, अच्छा है कि आप लोक प्रशासन के बारे में बहुत बहुत कुछ जानती हैं। नाउ सी, हम जब बात करते हैं अनअकैडमी के बारे में तो देखिए, यूपीएससी के लिए आपको टॉप 100 एडुकेटर्स मिलकर आपको एडुकेट करेंगे, और यू कैन सी दी स्लाइड्स नेम। देन यू सी मेरे बारे में, आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन फ्रॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी इन साइंस सब्जेक्ट। I am acting as a mentor for UPSC Civil Service for last 11 years and so in public administration, polity and governance, and have appeared for UPSC Civil Service interview twice and have some many reputed IAS coaching institution at Delhi and many more state. And under my guidance, you see many aspirant have cracked UPSC Civil Service. देखिए, अनअकैडमी में there are more than 15,000 courses available. अनअकैडमी में more than 15,000 courses available है, like polity, governance, international relations, geography, science and technology, NCERT, history, ऑप्शनल कोर्सेज। हम जब ऑप्शनल कोर्सेज की बात करते हैं तो यू सी यहाँ पे हम लोक प्रशासन ऑप्शनल के लिए लेते हैं। नाउ सी, अमृता, आप मेरा ये पहली बार लेक्चर देख रही हैं कि इससे पहले आप लेक्चर देख रही हैं? दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर ऑनलाइन कि आप मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर देख रही हैं? यूपीएससी सिविल सर्विस ऑप्शनल की अगर हम बात करते हैं, देखो, अगर हम ऑप्शनल की बात करते हैं तो 1 मंथ से लेकर 36 मंथ तक के लिए यू कैन सी दी फीस स्ट्रक्चर, आप फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं। बट अगर आप मेरा रेफरल कोड अप्लाई करेंगे एसपीएमडी और एमडीवाईटी, तो आपको देखिए 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और इस 10% डिस्काउंट के बाद आपको ये अमाउंट मिलेगा, इस 10% डिस्काउंट के बाद। देन अभी देखिए, अनअकैडमी ने 6 महीने के लिए, 1 ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए और एनसीईआरटी कंप्लीट बैच लॉन्च की है। दैट इज, अगर आप मेरा रेफरल कोड एमडीवाईटी अगर अप्लाई करते हैं, आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। अच्छा, फर्स्ट है, ओके। देखो, अनअकैडमी ने ऑप्शनल में और जीएस दोनों मिला के कॉम्बो पैक चालू की है। इस कॉम्बो पैक में ऑप्शनल और जीएस दोनों आपको मिल रहा है। देखिए, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स और 36 मंथ के लिए, और देखिए ये फीस स्ट्रक्चर है। बट अगर आप मेरा रेफरल कोड अप्लाई करेंगे MDYT, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सिमिलरली आप प्लस कोर्स की बात करते हैं तो प्लस कोर्स में यूपीएससी में ऑप्शनल और जीएस दोनों ही दिया गया है, जिसमें 12 मंथ्स, 24 मंथ्स और 36 मंथ की बात करते हैं, और इसमें देखिए आपको ये अमाउंट है। बट
इसमें भी आपको 10% का छूट तब मिलेगा जब आप मेरा रेफरल कोड अप्लाई करेंगे MDYT। ओके ना, देखिए अब ये अनअकैडमी जो है ये समिट लॉन्च करने वाली है, यानी एक तरह से सेमिनार मान लीजिए वो लॉन्च करने वाली है 2021 को। और मैं सभी से निवेदन करता हूं कि ये सेमिनार आप लोग अटेंड करें। इस सेमिनार में आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा और इस सेमिनार में आप ये जान पाएंगे कि आपकी कमजोरी कहाँ है, क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे एडुकेटर्स आपको बताएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 2 इंसाइटफुल है डे है, 2 दिन पूरा मिलेगा आपको। 70 आइकॉनिक स्पीकर्स होंगे, 20 टॉक्स एंड डिस्कशन होंगे एंड 32 हैंड ऑन वर्कशॉप होगा। ठीक है, तो आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं समिट टू के नाम पे, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके नाउ अनअकैडमी कॉम्बैट कोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी ने कॉम्बैट कोर्सेज लॉन्च किया है। दैट इज 60 मिनट 60 क्वेश्चंस रिलेटिव स्कोरिंग फॉर्टनाइट, हर फॉर्टनाइट पे होगा। और अगला जो होने वाला है वो 28 फरवरी को होने वाला है। इसमें आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप MDYT या SPMD के नाम पर आप ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्रिप्शन। इसके लिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। नाउ इसमें देखिए टॉप 3 रैंकर्स को टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट उनको क्लासेस मिलेंगी, वो अपने हिसाब से चूज करें। 4 to 10 रैंकर को 75% ऑफ पेमेंट फ्री है, 11 to 50 रैंकर्स को फ्री है और 51 to 100 रैंकर 500 रैंकर्स को 25% फ्री है, यानी 25% पैसा नहीं लगेगा, 75% लगेगा। ना ये देखिए ये मेरा अनअकैडमी का जो है टेलीग्राम आईडी है @unacademy_mkd और ये मेरा प्रोमो कोड है SPMD और MDYT। देखिए SPMD और MDYT अगर आप करते हैं ठीक है, और अगर आप इसको करते हैं तो आप किसी भी फील्ड में, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी जगह अनअकैडमी में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यू विल बी गेटिंग 10% डिस्काउंट। ठीक है, नाउ अब हम लोग आते हैं, सॉरी ये हमारा नाम है, ये हम दिस इज माय वॉच मिनट। खैर अभी से बहुत ज्यादा हो चुका है। और ये देखिए स्पेशल क्लास है, आज मेरी स्पेशल क्लास 3 बजे है लोक प्रशासन में, वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। और ठीक उसी तरीके से 5 बजे से लेकर 6:45 तक या 6:30 कहिए 6:30 PM तक मेरी GS क्लास होगी। इसमें MCQ और इसका डिस्कशन भी होगा, दैट इज पॉलिटी से। जिसको भी ज्वाइन करना है दे कैन ज्वाइन इट। नाउ वी कम टू आवर टॉपिक। देखिए कल हम लोग कर रहे थे मनोबल यानी मोराल। अमृता आपका मनोबल तो हो ही गया होगा। ओके मनोबल। अब देखिए जब हम मनोबल की बात करते हैं तो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि कारण कौन कौन से कारण है जो कारक कौन से कारक जो दायित्व है आपके मोराल बिल्डिंग के लिए, यानी आपके कौन कौन से कारण थे जो आपके मनोबल को बढ़ावा दे रहे हैं। वेरी गुड। तो देखियो हम लोगों ने कल कर लिया था दैट इज परसेप्शन ऑफ मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए,
इंसेंटिव पैटर्न कैसा होना चाहिए, डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन यानी सहभागिता की जो चरण होनी चाहिए एम्प्लॉय के बीच में वो कैसी होनी चाहिए, करियर अपॉर्चुनिटी क्या होनी चाहिए, वर्क कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होना चाहिए, एटीट्यूड ऑफ सुपीरियर क्या होना चाहिए, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, इथिकल अरेंजमेंट को भी कल हम लोगों ने कर लिया था और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी किया था। आज हम लोग करेंगे स्टाइल ऑफ लीडरशिप। आपने अकॉर्डिंग टू कट लिविन यानी कट लिविन के अनुसार ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप लीड्स टू लो मोरल बिल्डिंग। कट लिविन का जो आपने किया है अमृता, आपने कट लिविन का ये लीडरशिप किया है, नेतृत्व किया है। ये स्कॉलर हैं जिन्होंने अपने बताया था कि दुनिया में 3 तरह के नेतृत्व होता है और जिसमें इन्होंने एक बताया था तानाशाही यानी ऑटोक्रेटिक स्टाइल। इसमें कहा कि इसमें जो ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी नेतृत्व करता है वो तानाशाह रहेगा तो अपने तो कर्मचारी का मनोबल कम होता जाएगा, कर्मचारी का मनोबल कम होता जाएगा। गुड मॉर्निंग मिस्टर अनिरुद्ध, गुड मॉर्निंग। कर्मचारी का मनोबल, हाँ जी, कर्मचारी का मनोबल घटता जाएगा। परंतु इन्होंने ये भी कहा है कि अगर लोकतांत्रिक होगा यानी लोगों के अगर विचार विमर्श में ये होगी तो इसमें क्या होता है कि लोग पार्टिसिपेट करेंगे यानी सहभागी की संभावनाएं होंगी और जिसमें क्या होगा कि उच्च मोरल बिल्डिंग होगी, आपका मनोबल उच्च हो जाएगा। ओके, तो ये देखो स्टाइल ऑफ, अब देखो जब हम स्टाइल ऑफ लीडरशिप की बात करते हैं तो रेंसेस लाइकर्ट ने 4 स्टाइल ऑफ लीडरशिप की बात की है। उन्होंने 4 स्टाइल ऑफ लीडरशिप की बात की है और आप देखिए अगर इस 4 स्टाइल में लीडरशिप की हम बात करें तो उन्होंने पहले कहा था ऑटोक्रेटिक होगा यानी तानाशाही, फिर उदारवाद यानी बेनोवेलेंट, फिर उसके बाद कंसल्टेटिव यानी, और उसके बाद उन्होंने कहा था पार्टिसिपेशन यानी सहयोगी। कंसल्टेटिव का मतलब होता है परामर्शीय। ओके, तो ये चीज उन्होंने 4 स्टाइल ऑफ लीडरशिप की बात की थी कि, और उसमें इन्होंने कहा था जो जिसका नेतृत्व भाग्य ये सहयोगी है, पार्टिसिपेशन है, पार्टिसिपेटिव करता है, वो लीडर सबसे अच्छा माना जाता है। दैट लीडर इज वेरी गुड। उस लीडर को हम उस लीडर को हम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ वो लीडर अच्छा है। ओके, अब देखिए जब हम बात करते हैं उसके बाद एटीट्यूडनल सर्वे, एटीट्यूडनल सर्वे, इसके बाद देखिए हम जब बात करते हैं एटीट्यूडनल सर्वे की, एटीट्यूडनल सर्वे का मतलब होता है कि एटीट्यूड ऑफ एन एम्प्लॉइज कैसा रहेगा। ओके, एटीट्यूड ऑफ एन एम्प्लॉइज, उस एटीट्यूडनल सर्वे के बारे में अगर हम लोग बात करें, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एटीट्यूडनल सर्वे, तो उस एटीट्यूडनल सर्वे में अगर आप देखिएगा, प्लीज वेट क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइपिंग में कुछ गड़बड़ है, कुछ मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, तो उसको हम लोग थोड़ा ठीक कर लेंगे। ओके, अच्छा, तो आप देखिए कि इन्होंने, तो अब हम लोग बात करते हैं, अब ये देखो एटीट्यूडनल सर्वे जो है, दिस एटीट्यूडनल सर्वे, ये जो एटीट्यूडनल सर्वे है, अब देखो एटीट्यूडनल सर्वे ये हमारा सजेशन हो सकता है।
Okay, attitudinal survey for effective moral building. अब देखिए, जब हम लोग बात करते हैं, जब हम वी पीपल आर टॉकिंग अबाउट दिस, तो इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे एटीट्यूडल सर्वे। तो यानी इससे पहले जो हम लोग देख रहे थे, देखिए इससे पहले हम लोग देख रहे थे क्या, इससे पहले तो हम लोगों ने एक मनोबल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया कि पहले मनोबल क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि सजेशंस फॉर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोरल बिल्डिंग, यानी कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है जो मोरल बिल्डिंग के लिए है, ये भी एक बात करता है। ओके, ये भी एक बात करता है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद अब ये देखने के बाद नाउ वी कम टू सजेशन, यानी अब आपको हमें बताना है कि कैसे मनोबल बढ़ेगा। क्या आप लोग कोई सजेशन हमको कर सकते हैं? अमृता, क्या आप हमको कोई सजेस्ट कर सकती हैं कि किसी का अगर मोरल बढ़ना होगा तो कैसे करेगा? यस, यूपीएससी, क्या आप बता सकते हैं? यूपीएससी, कैन यू टेल मी कि हाउ द मोरल विल बिल्ड, व्हाट टाइप ऑफ सजेशन यू कैन प्रोवाइड सो दैट द मोरल विल बी कीप ऑन इंक्रीजिंग? कैन यू प्रोवाइड मी एनी सजेशन? आप प्रोवाइड कर सकते हैं? यस, अमृता एंड यूपीएससी, क्या आप हमको बता सकते हैं कि हाँ, अब मोरल बिल्डिंग यानी मनोबल को बढ़ाने के लिए हमारे पास कौन कौन से उपचार होंगे? आप क्या क्या सजेस्ट कर सकते हो कि ये करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ जाएगा? यस, कैन एनीबडी टेल मी? यस यूपीएससी, टेल मी। अमृता, आप भी बता दें क्योंकि आप एमए कर चुकी हैं। यस यूपीएससी, वेयर आर यू? ये आपने क्या लिखा अमृता? समझ में नहीं, हिंदी भी लिखा आपने तो वो समझ में नहीं आ रहा है। आप हिंदी में टाइप करके लिखिए, हम समझ जाएंगे। Generally, moral building is based on motivational story, workout, yoga, and other social activities and other factors. Okay, so generally, moral building is based on motivational story, workout, yoga, and other social activities and other. अब देखो, जो आप मेरे को बता रहे हो यूपीएससी, आप ऐसे एग्जाम में नहीं लिख सकते हो। दिस थिंग्स यू कैनॉट राइट इन एग्जाम। आप मेरे को ऐसा बताओ जो आप एग्जाम में लिख सकते हो। जी, आप मेरे को वैसा ही बताओ। अदर मीन्स इज ऑर्गेनाइजेशनल बॉन्डिंग टुवर्ड्स वन ऑब्जेक्टिव। नहीं, ऐसा भी नहीं कहेंगे। देखो, बॉन्डिंग तो रहती है। बॉन्डिंग तो रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट अगर आप देखोगे,
अगर आप देखोगे तो नाउ सी, देखो हम भी आपको बताने, अभी देखो आई विल बी ऑल्सो एक्सप्लेनिंग, हम भी आपको बताएंगे कि देखो मोरल कैसे बिल्ड होता है। मोरल जैसे suggestions for effective moral building, what can be the suggestive measure to improve your moral? आपका मनोबल जो गिरा रहता है उसको कैसे हम ऐसा क्या करें कि आपका मनोबल बढ़ जाए। देखो these all things can you write in the exam? अनिरुद्ध यू टेल मी, कैन यू राइट इन द एग्जाम? आप ये एग्जाम में लिख सकते हो? नहीं, ऐसा आप जवाब दो जो एग्जाम में आप लिख सको। जैसे आप देखो मैं बता रहा हूं आपको, नाउ आई एम टेलिंग यू सजेशंस फॉर इफेक्टिव मोरल बिल्डिंग। ओके, अब देखिए मेनी सजेशंस हैव बीन मेड एंड पर्सनल मैनेजमेंट टू मेंटेन हाई मोरल बिल्डिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एंड पर्सनल मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट। अब देखो जब हम बात करते हैं पर्सनल मैनेजमेंट की तो इसमें देखिए क्या है, नंबर वन कलेक्टिव बार्गेनिंग। मत पढ़ो और नोट्स मत बनाओ अनिरुद्ध, बट आपका एक आइडियोलॉजी होगा ना कि इतने दिन से आप मेरी क्लास कर रहे हो, आपके दिमाग में ऐसा कुछ गया होगा जिसके थ्रू आप हमें ऐसा रिप्लाई दो जिससे ये हमें लगे कि हाँ अब आप एग्जाम में आंसर वैसे लिख सकते हो। हमारे और आपके बीच में डिस्कशन जो है वो अलग चीज है, ठीक है? हमारे आपके बीच का डिस्कशन वो अलग चीज है, बट आप हम ऐसा जवाब दो, मत पढ़ो, आप अपने एनालाइज करो आदित्य, सॉरी अनिरुद्ध, आप एनालाइज करो। और जब तक एनालिसिस नहीं करोगे तब तक कैसे चलेगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, इस चैनल पे फुल ऑप्शनल होगा, बट वो थोड़ा टाइम लगेगा। देखो जो है सो हकीकत है, मैं उसके बारे में बता रहा हूं अनुराग, कि थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। और जहां तक बात है अनिरुद्ध का, तो अनिरुद्ध देखो कोई भी चैप्टर हम लोग करते नहीं है, बट एनालिसिस तो कर सकते हो ना कि क्या होगा, उस हिसाब से आपको जवाब देना। जैसे देखो मैं बता रहा हूं कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब देखो मोरल बिल्डिंग अगर आपको करना है, यानी किसी का मोटिवेशनल सॉरी मोरल को इंप्रूव कराना है, बढ़ाना है, तो आप देखिए इट इज द प्रोसेस दैट इज यूटिलाइज्ड फॉर नेगोशिएशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। अब देखो जब एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय की बात करते हो नेगोशिएशन के बारे में, ओके, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट नेगोशिएशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, तो इसीलिए अब इस नेगोशिएशन से हमारे देश में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के मनोबल को बढ़ाने के लिए क्या किया गया, जेसीएम खोला गया। कल ही बताया था, व्हाट इज जेसीएम? संयुक्त परामर्शीय तंत्र, यानी जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरीज, जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरीज। अब देखो ये क्या है, और अगर आप इसको किसी थिंकर से रिलेट करना चाहते हैं तो आप देखिए जब आप किसी थिंकर से इसको रिलेट करेंगे तो इस थिंकर से रिलेट करने के लिए आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा। टेलर ने टेलर ने एक थ्योरी दी थी जिसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसमें मेंटल रेवोल्यूशन की बात की थी।
तो टेलर का मेंटल रेवोल्यूशन भी एक तरह से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में सहयोग की भावना कहता है, यानी कलेक्टिव बार्गेनिंग, यानी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क वाला सिद्धांत को ये लाना चाहते हैं कि जितना काम करोगे और जितना आप प्रॉफिट करोगे उससे ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट करेगी और ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रॉफिट में आपको शेयर देगी. Okay, so in order to measure balance between employer satisfactions and organizational productivity, यानी एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि एम्प्लॉयज को हम लोग एक एसेट के रूप में लेते हैं. Please wait, certain issues as arises. Yes, buffering, I know. Oh shit, ऑटो स्टॉप कर दिया गया. ऑटो स्टॉप हो गया. Anyhow,
देयर आर सम टेक्निकल इश्यूज, कहीं कोई इशू आ चुकी है बिकॉज ऑफ नेट. तो लेट अस नाउ go with the topic. We'll continue with the topic, don't worry. Okay. So what we will do now, so as we know that the suggestions for effective morale is this, that collective bargaining, number one is that is collective bargaining. Okay. So this is called collective bargaining. So what do you mean by collective bargaining? Collective bargaining का मतलब ये होता है, हम अगर इसकी बात कहें collective bargaining के, तो collective bargaining का मतलब ये होता है, this is very simple, that it is the process that is utilized for negotiations between employer and employee. यानी employer और employee को negotiate करने के लिए ये bargaining की जाती है. Okay, employer and employee को negotiate करने के लिए this is what the bargaining is done. So in order to measure balance between employee satisfaction and organizational productivity. Employee satisfaction and organizational productivity. Okay. So this is also very good. और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि अगर आप टेलर को देखिए, और अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया ने JCM खोल के रखा है, जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, जिससे आप एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के सेटिस्फेक्शन की बात कर सकते हैं, where you can talk about employer and employee satisfactions. Then you see we people talk about method of handling grievances. अब देखो ये grievances handle करने के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी, यानी अगर देखो ऑर्गेनाइजेशंस में, इफ यू आर देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अगर आप ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय है, तो भाई उनकी प्रॉब्लम आ सकती है, उनके ग्रीवेंसेस आ सकते हैं, एम्प्लॉय का ग्रीवेंसेस एम्प्लॉयर से आ सकता है, एम्प्लॉयर का ग्रीवेंसेस एम्प्लॉय से आ सकता है. बट ये ऑर्गेनाइजेशंस को ध्यान में रखना चाहिए कि इनके ग्रीवेंसेस को खत्म करने के लिए हमारे पास मैकेनिज्म क्या है. अब हर समय तो जो एक कमिटी ने, टीम नहीं बनाई जा सकती है छोटे छोटे ग्रीवेंसेस एम्प्लॉयज के लिए या एम्प्लॉयर के लिए. तो इसके लिए हमारे पास एक परमानेंट ग्रीवेंसेस मैकेनिज्म होना चाहिए, जिससे ये पता चले कि हाँ ऑर्गेनाइजेशंस में जो एम्प्लॉयर है वो क्या कर रहे हैं और एम्प्लॉयज की क्या प्रॉब्लम है. ओके, प्लीज वेट अ मिनट. ओके, सो एम्प्लॉयज की क्या प्रॉब्लम है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जानना बहुत जरूरी है. और इसी के वजह से आप देखिए कि सो मेथड ऑफ हैंडलिंग ग्रीवेंसेस, तो अब देखिए इसको इन्होंने क्या कहा है, द थिंकर्स, मेनी स्कॉलर्स हैव डिफरेंट व्यू रिगार्डिंग दिस. किसी का भी मनोबल अगर बढ़ाने की बात करते हैं, देखिए अगर हम बात करते हैं किसी का मनोबल को बढ़ाना, आई वांट टू इंक्रीज देयर मोटिवेशनल लेवल, हमको उसके मनोबल को बढ़ाना है. तो जब उसके मनोबल को हमको बढ़ाना है तो हमको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, दिस वी हैव टू थिंक इट वेरी केयरफुली. हमें ये बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि किसी भी व्यक्ति के मनोबल को तभी बढ़ाया जा सकता है जब ऑर्गेनाइजेशन चाहे कि हम अपने एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को कैसे उसके मनोबल को बढ़ाएंगे, तो उनके जितनी भी प्रॉब्लम है उसको वो अच्छे से कैटेगराइज करे, तो हम कहेंगे कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है. अब देखो जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, एम्प्लॉय है, काम कर रहे हैं, उनको जो सैलरी मिलता है वो फर्स्ट मंथ में नहीं मिलता, फर्स्ट मंथ के लास्ट मंथ का जो सैलरी है उनको सेकेंड मंथ में, दूसरे मंथ में 20 तारीख 25 तारीख को मिलता है. अगर ऐसे मिलेगा एम्प्लॉय को तो आपको लगता है कि उस एम्प्लॉय का मोरल हाई होगा? नहीं, उसका मोरल बहुत नीचे होगा. The moral of that employee will be too low. Remember it. ओके, तो अब देखिए इसीलिए इसमें कहा गया है कि अगर ऑर्गेनाइजेशंस, इफ यू वांट टू नो, यू वांट टू सी दैट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन में किसी का मनोबल बढ़ाना है, यू वांट टू इंक्रीज देयर मोटिवेशनल लेवल, तो यू सी इफ यू वांट टू इंक्रीज देयर मोटिवेशनल लेवल यू हैव टू इंक्रीज to sort out their problem. So that is why it says that method of handling grievances.
यानी उसके ग्रीवेंस को हैंडल करने का एक तरीका होना चाहिए। दैट इज अकॉर्डिंग टू फ्लिपो, ग्रीवेंसेस ऑफ एम्प्लॉइज आर यूनिवर्सल। देखो तो मतलब ये पूरी दुनिया में ये बात कहा जा रहा है कि जो एम्प्लॉइज का जो समस्या है दैट इज यूनिवर्सल, दैट इज यूनिवर्सल। यानी वर्ल्ड में आप देखिए कि अगर हम बात करते हैं फर्स्ट टाइम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो लाया गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो लाया गया, ओके, तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो भी लाया गया ना, उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि एम्प्लॉयज को सेटिस्फाइड कैसे करना है। क्यों? क्योंकि उस दौर के टाइम में एम्प्लॉयर जो थे, जो मालिक थे, वो हमेशा एक्सप्लॉइट करते थे, ऑलवेज दे वर एक्सप्लॉइटिंग इट, हमेशा वो एक्सप्लॉइट करते थे। ओके, तो जब वो एक्सप्लॉइट करते तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने वाज फोर्स टू मेक लेबर लॉ। दे वर फोर्स टू मेक लेबर लॉ, यानी उनको ये जबरदस्ती से लेबर लॉ बनाना पड़ा। क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि दे वांट टू सॉर्ट आउट द ग्रीवेंसेस ऑफ द एम्प्लॉय। दैट इज व्हाई दिस इज एन यूनिवर्सल फिनोमेनन। यही वजह है कि ये एक यूनिवर्सल फिनोमेनन है। जी, दिस इज अ यूनिवर्सल फिनोमेनन। Universal phenomenon in an organization, so there should be an appropriate method to handle grievances as soon as possible. इंडिया में देखिए जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरीज है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। यानी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन इज रिलेटेड विद द मेथड ऑफ हैंडलिंग ग्रीवेंसेस, इज रिलेटेड विद द मेथड ऑफ हैंडलिंग ग्रीवेंसेस। इसका मतलब कि अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज को सेटिस्फाइड करना है तो उसको सेटिस्फैक्शन के लिए एम्प्लॉयज ग्रीवेंसेस इज वेरी मच, is at most. Employees grievances is at most. ओके, तो इसीलिए देखो ये भी अगर अगर ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो एम्प्लॉय के ग्रीवेंसेस को शॉर्ट आउट करने के लिए अगर वो कोई पॉलिसी बना रहा है, अगर कोई वो कर रहा है, तो आप देखिए इससे एम्प्लॉय का मनोबल बहुत बढ़ता है। ग्रीवेंस जो उसके जो मोरल है वो बहुत इंक्रीज होते हैं और वो प्रोडक्शंस के लिए भी बहुत बेनिफिट होता है। that is also very much benefited for the production also, so that is why it is very important to increase the productivity। और मैं आप लोगों से एक और चीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि देखिए अभी 20 को एंड 21 को दिस समिट इज गोइंग टू हेल्ड, ओके, समिट होने वाला है। और अगर इस समिट की हम लोग बात करते हैं, व्हेन वी पीपल आर टॉकिंग अबाउट दिस समिट, ये समिट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरह से सेमिनार है जिसमें आपके ग्रीवेंसेस को सॉर्ट आउट करने के लिए अन अकेडमी ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। और अगर आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अगर आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो रियली आप लोग बेनिफिट पाएंगे। तो ये जो समिट है ये 20 और 21 को ही होगा, ओनली 2 days, एक तरह से सेमिनार बेसिस।
और अगर सेमिनार बेसिस है तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट करें ताकि मैक्सिमम लोग को इसका बेनिफिट मिल सके। और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अगर आपसे कोई इनरोलमेंट मांग रहा है तो आप उसमें लिख दीजिए समिट 200 समिट 2। ओके ना, तो देखिए, तो अब देखिए मैंने आपको ये जो बताया ये भी आपके मोरल बिल्डिंग के लिए बताया कि आप एक बार समिट अटेंड करें। अच्छे अच्छे आईएएस ऑफिसर्स, मेंबर ऑफ आई, ये लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। दे विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट। ओके, तो अब आप देखिए, तो दैट इज वाई अब ये तो ये भी एक तरीका है, दैट इज मेथड ऑफ हैंडलिंग ग्रीवेंसेस ऑफ द एम्प्लॉइज। देन यू सी नेक्स्ट वन इज जॉइंट कंसल्टेशंस between management and employee in terms of decision making process that leads to high morale building। यानी अब देखिए, अब इसी चीज को अगर आप कोरिलेट कीजिएगा ना तो पीटर ड्रकर, अगर आप इसको कोरिलेट कीजिएगा तो पीटर ड्रकर जो है, ओके, पीटर ड्रकर क्या करेंगे कि उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। यानी उनका मानना यह था कि मैनेजमेंट ने ऑब्जेक्टिव जो सेट किया है वो जो है उसको अचीव करने के लिए हम एम्प्लॉइज के साथ पार्टिसिपेशन करेंगे, उनसे कंसल्ट करेंगे और कहेंगे कि तुम कौन सा काम कर सकते हो, तुम इसमें से सेलेक्ट कर लो, बाद बाकी जो काम बच जाएगा वो हम लोग कर लेंगे, दैट वी विल डू। और यही वजह है, दिस इज ओनली द रीजन, यही कारण है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन जो है जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी जो है वो ज्यादा सक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि इसमें एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आती है एम्प्लॉय के प्रति, बिलोंगिंगनेस की। और बिलोंगिंगनेस की फीलिंग जब एम्प्लॉय के प्रति आती है तो वो बिलोंगिंगनेस की फीलिंग जो है, वो बिलोंगिंगनेस की जो फीलिंग है, ठीक है, वो फीलिंग जब हम बात करते हैं बिलोंगिंगनेस की तो वो आपके हाई मोरल की को बिल्ड करेगा। दैट विल लीड टू हाई मोरल बिल्डिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड दिस इज ओनली द रीजन। देखिए, अगर यही यही अगर हम लोग रीजन करें, ओके, तो आज के टाइम में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है जो इन चीजों को अडॉप्ट नहीं करती, बिकॉज दे फील कि हम एम्प्लॉयज से कुछ भी डिसीजन, क्योंकि एम्प्लॉयज आर देयर टू एग्जीक्यूट द पॉलिसी, एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी जो है इट इज रिलेटेड टू एम्प्लॉय एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी, एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी इज रिलेटेड टू दिस। और जब हम एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी की बात करते हैं, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी, तो इस एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज के बीच में अगर आप देखेंगे, इफ यू वांट टू सी एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज, तो एम्प्लॉयर का मानना है कि दे आर देयर टू एग्जीक्यूट द पॉलिसी एंड एम्प्लॉयर आर देयर, दैट इज मैनेजमेंट आर देयर ओनली एंड ओनली टू मेक पॉलिसी। बट यहाँ पे चीजें चेंज हो जाएंगी अगर हम पॉलिसी बनाते वक्त और पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते वक्त इफ वी हैव अ पार्टिसिपेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, दैट इज ज्वाइंट कंसल्टेट करें बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय, तो आप देखिए मोरल बिल्डिंग एम्प्लॉयज का बहुत हाई हो जाता है। That is very true कि morale building will increase of an employee. So next, after this, you see we have suggested suggestion schemes. ये तो मतलब आप समझिए जितनी भी चीजें हम आपको बता रहे हैं ना, that is only and only to improve the morale in an organizations for employees and employer. एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की जो मोरल है ना उसको इंक्रीज करने के लिए ये किया जा रहा है, बूस्ट करने के लिए एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर। नाउ the decision of organization should be publicly announced.
and arrangement of suggestion schemes to participations of employees in decision making process. Okay, yani the decisions of organizations should be publicly announced. जैसे आप हमको एग्जांपल बता सकते हैं क्या? कैन एनीबडी गिव मी द एग्जांपल ऑफ दिस दैट सजेस्टिव स्कीम के बारे में पब्लिकली अनाउंस करें एम्प्लॉइज के बारे में कि एम्प्लॉइज को क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है? कैन यू से दिस? कैन यू से दिस? तो अब देखिए इसके अंदर हम आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं लाइक पे कमीशन. यू सी जब हम पे कमीशन की बात करते हैं ना तो पे कमीशन में सबसे बड़ी बात क्या आती है? यू कैन सी दैट कि पे कमीशन में सबसे ज्यादा बड़ी बात आती है कि इट इज पब्लिकली अनाउंस्ड. ये क्लियर कट एम्प्लॉयज को कितना रुपया बेनिफिट होगा और स्कीम्स में क्या होगा, ये सारी चीजें दैट इज बी अनाउंस पब्लिकली. ये पूरे पेपर में छप जाता है कि हाँ पे कमीशन गवर्नमेंट ये बेनिफिट देने वाली है एम्प्लॉयज को. ओके, गवर्नमेंट ये सजेशंस देने वाले. तो अब देखिए जब हम बात करते हैं एम्प्लॉयज की तो दिस इज द बेस्ट पॉलिसीज. यानी कोई भी पॉलिसीज अगर गवर्नमेंट ला रही है ऑर्गेनाइजेशन, हियर ऑर्गेनाइजेशन लिटरली मींस द गवर्नमेंट. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्सेप्ट में बात कर रहे हैं तो यहाँ ऑर्गेनाइजेशंस हम किसको समझेंगे? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. यानी एडमिनिस्ट्रेशन को हम ऑर्गेनाइजेशन समझेंगे. यहाँ हम एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्गेनाइजेशन समझेंगे. ओके, तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं यू सी व्हेन वी पीपल, जब हम बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पब्लिक ही नहीं अनाउंस है. गवर्नमेंट कोई भी चुपके से काम नहीं करे, साइलेंटली सीक्रेटली काम नहीं करे. उसको अगर कुछ भी काम करना है दे हैव टू अनाउंस देयर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम अमंग द पीपल. दे मस्ट. ओके, and arrangement of suggestion schemes to participation of employees in decision making process. That is very important. यानी इसका मतलब ये हो गया कि उनको स्कीम्स में भी पार्टिसिपेट कराएं एम्प्लॉयज को कि देखो ये चीज दे रहा है, अगर आपको कुछ कहना है, इफ यू हैव एनी सजेस्टिव मेजर यू कैन से इट. सो दिस इज आल्सो वेरी वेरी important to improve the, yani suggestion scheme is also important to increase the high morals of employees. High moral. Okay, high morals of the employees. Now reward for achievement. This is, देखो ये जो reward for achievement है ना, ये अगर आप जरा सा दिमाग लगा के नोटिस करो, आप लोग थोड़ा सा सोचो, अगर आप थोड़ा सा सोचते हो, ओके, अगर आप थोड़ा सोचते हो तो ये चीजें हमने आपको फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी बात किया था. और ये रिवॉर्ड फॉर अचीवमेंट, ये देखिए ये टेलर्स का, बट टेलर्स ने एक उसमें गलती कर दी थी कि टेलर्स ने कहा था कि दिस रिवॉर्ड फॉर अचीवमेंट्स की जब हम बात करते हैं, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रिवॉर्ड फॉर अचीवमेंट, तो रिवॉर्ड फॉर अचीवमेंट में टेलर्स ने गलती किया था कि ये जो रिवॉर्ड फॉर अचीवमेंट है उसने पनिशमेंट की भी बात कर दी थी. बट बर्नार्ड ने जरूर बात की. देखो इसके अंदर क्या है, अकॉर्डिंग टू बर्नार्ड there should be a system of rewards for distinctive achievement.
distinctive achievement. The reward, ये थोड़ा सा हम लोग गलती कर देंगे. The reward should be properly grounded on the basis of some standard criteria. यानी ये जो रिवॉर्ड जो होगा ना, वो प्रॉपरली ग्राउंडेड होगा ऑन द बेसिस ऑफ सम स्टैंडर्ड क्राइटेरिया. देखिए बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं जिनको, अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है कि आईएएस ऑफिसर्स को 2005 से अवार्ड देना चालू कर दी जो अच्छा काम करते हैं, और अच्छे काम का पैरामीटर्स गवर्नमेंट खुद ही बना के रखी है. अच्छे काम के पैरामीटर्स के लिए गवर्नमेंट खुद ही बना के रखी है. जी हाँ. तो जो अच्छा काम करेगा हम उसको रिवॉर्ड देंगे, और अचीवमेंट रिवॉर्ड का यह मतलब होता है कि उसको हम प्रमोशन करेंगे. और कहीं भी डिसीजन मेकिंग के लिए देखो, रिवॉर्ड अपने आप में आपके हाई मोरल को बिल्ड करता है. जैसे मसूरी में अगर आप जाते हो नेशनल अकेडमी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वहां एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी में जाते हो, तो आप देखिए वहां पे आपको रिवॉर्ड मिलता है, आपको केवल और केवल आपके हाई मोरल को बिल्ड करने के लिए. बर्नार्ड ने बहुत अच्छी बातें कही. बर्नार्ड ने कहा कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में किसी लोअर लेवल एम्प्लॉयज के अगर आप पीठ थपथपा देते हो तो उसमें भी उसको ऐसा लगता है कि वो उसके लिए रिवॉर्ड किया, और वो इनहेंस करता है, आगे के लिए वो चलता है. जी, आगे के लिए वो काम करता है. उसको लगता है कि हाँ, हमें हमारे सुपीरियर ने हमें एक तरह से अवार्ड दिया है. जी हाँ, अवार्ड दिया है. तो रिवॉर्ड फॉर अचीवमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर रिवॉर्ड नहीं होगा फॉर अचीवमेंट, तो आप देखिए ऑर्गेनाइजेशंस में लोग अच्छे से, दे विल नॉट बी हाईली मोटिवेटेड. मोराल उनका बहुत हाई नहीं होगा, मोराल उनका लो ही होगा. मोराल उनका लो होगा. ये भी जानते हैं. ओके. सो उसके बाद एम्प्लॉय काउंसलिंग. अब देखिए एम्प्लॉय काउंसलिंग की अगर आपके पास एक एग्जांपल हो तो आप लोगों को साइड करके टाइप करके कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. देखो एम्प्लॉय काउंसलिंग का क्या मतलब होता है. एम्प्लॉय काउंसलिंग का मतलब यही होता है ना कि एम्प्लॉय को काउंसिल करना. जैसे मान लो कि हमको किस चीज में पढ़ने में ज्यादा ध्यान है, तो कैसे पता चलेगा. तो ये पता चलने के लिए काउंसलिंग करनी पड़ेगी. ये पता करने के लिए काउंसलिंग करनी पड़ेगी ना. अब देखो इसी काउंसलिंग के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, तो इल्टन मेयो ने अपने वर्कर्स के विचारों को जानने के लिए कितने हजार वर्कर्स का इंटरव्यू ले लिया उसने. इल्टन मेयो की बात कर रहे हैं. और इतना ही नहीं, फेडरिक हर्जबर्ग ने अपने एम्प्लॉय, और वो तो एम्प्लॉय की काउंसलिंग लिए, लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज, इल्टन मेयो ने, हर्जबर्ग ने अकाउंटेंट यानी जो अच्छे अच्छे ऑफिसर्स है उनका इंटरव्यू लेके जानना चाहा कि क्या मतलब ऑर्गेनाइजेशन में मोराल बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है. हाउ टू इंक्रीज दी हाउ टू इंक्रीज मोरल्स ऑफ अ पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट कैन बी डन. क्या किया जा सकता है. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब देखो इसी में अगर हम बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग, employee counseling are necessary for morale building because it is harmonize are both formal and informal relationship. ये बात भी सही है कि employees की जो according to Hertzberg employee counseling are necessary for morale building because it harmonizes both formal and informal relationship. That is very true.
कि एम्प्लॉय का काउंसलिंग अगर करते हैं तो एम्प्लॉय को ये पता चलता है कि उसकी ड्रॉबैक कहाँ है और वो कहाँ काम अच्छा कर सकता है या कैसे काम कर सकता है। इस बेसिस पे अगर आप देखें तो एम्प्लॉयज की काउंसलिंग आप कर सकते हैं। ये हार्मोनाइज, मतलब सिंपल चीज अगर हम समझे तो मोरल बिल्डिंग के लिए ये एक अच्छा तरीका है, हाउ टू बिल्ड अ मोरल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी तक जितनी भी मैंने बताया है, दिस इज ओनली एंड ओनली रिलेटेड टू बिल्ड द हाई मोरल इन द ऑर्गेनाइजेशंस, इधर पब्लिक और प्राइवेट। यहां देखिए जब हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे ना, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, I mean to say always about public administrations and private organization. प्राइवेट एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे, हाँ किसी भी सेंस में। अब चाहे किसके एनजीओ, एनजीओ भी प्राइवेट होता है तो उसको प्राइवेट में डाल देंगे, एनजीओ भी प्राइवेट होता है उसको हम प्राइवेट में डाल देंगे। ओके, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को अगर हम लेकर आ रहे हैं, व्हेन आई एम ब्रिंगिंग सच टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट हियर, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस बिल्ड अप होता है। यू विल सी दैट ऑर्गेनाइजेशंस रियली बिल्ड अप। सो एम्प्लॉय काउंसलिंग, देखो माँ बाप अपने बच्चे का काउंसलिंग करते हैं कि नहीं, उससे पता चलता है ना कि बच्चे को इंटरेस्ट सबसे ज्यादा कहाँ है, बच्चे को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कहाँ है। तो ये काउंसलिंग से पता चलता है। जब ये काउंसलिंग से पता चलता है कि हाँ बच्चे का इंटरेस्ट इसमें, तो हम लोग वैसी ही एक्टिविटी बच्चों के लिए करवाते हैं जिससे बच्चों में इंटरेस्ट जगे। इट इज लाइक दैट देयर आल्सो, ये चीज ऐसा ही वहां भी है। ओके, ये चीज वहां ऐसे भी है। ओके, नाउ देन यू सी क्वालिटेटिव वर्क कंडीशन। अब देखो क्वालिटेटिव वर्क कंडीशंस, ये चीज अगर आप देखोगे तो इल्टन मेयो ने भी इसके बारे में बात की है। नाउ देखो जब हम क्वालिटेटिव वर्क कल्चर की बात करते हैं तो इल्टन मेयो हैज आल्सो टॉक्ड अबाउट इट। इल्टन मेयो हैज आल्सो टॉक्ड अबाउट इट, दिस इज वेरी ट्रू। और इल्टन मेयो ने जब इसके बारे में बात किया है तो ऑब्वियसली इल्टन मेयो का भी मानना था कि वर्किंग कंडीशंस अच्छा होना चाहिए, गुड वर्किंग कंडीशंस लाइक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। देखो अगर जैसे मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मुझे अगर पता है कि मेरे को 2-4 महीने में कंपनी हटा देगी तो मैं दिल से काम नहीं करूंगा, रियली बता रहा हूं, मैं दिल से काम नहीं करूंगा किसी के लिए भी, किसी भी एम्प्लॉय के लिए दिल से काम नहीं करेंगे। बट मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे रहना है, टेन्योर है मेरे लिए, मैं इतने साल तक रहूंगा। तो देखो जैसे जैसे मेरा टेन्योर बढ़ता है वैसे वैसे मेरा काम करने में भी दिल और तेज लगता है कि चलो अब हम क्या करेंगे कि काम और अच्छे से करेंगे। ओके, so we'll do the work much better. So that is what we talk about the qualitative working conditions of the employees. This is also very important. So this I'll be discussing it tomorrow. Tomorrow हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे और tomorrow hopefully ये खत्म हो जाएगा, then we'll start with a new chapter that is NPA. नाउ अब आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोगों से मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अनअकैडमी ने 20 तारीख और 21 तारीख को समिट लॉन्च किया है, समिट टू 2.0। आप लोग उसके अंदर रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं और अगर आप रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे तो आपको ही बेनिफिट मिलेगा, यू ओनली विल बी गेटिंग द बेनिफिट। उसमें आपको मिलेगा कि अच्छे तरीके से कैसे क्लासेस करनी है, क्लासेस का मोटिव क्या होगा, क्लासेस एग्जाम ओरिएंटेड है एंड दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन यूपीएससी।
आप वो क्लास करने के बाद, वो सेमिनार, वो वर्कशॉप करने के बाद आपको रियलाइज होगा कि आप में क्या क्या खामी है, क्या क्या गलतियां हैं. So this is what I want to say. So please attend 20 and 21 summit, which is going to held in Unacademy app. Okay, there are more than 70 speakers जो बात करेंगे. Okay, so I am ending my class here today. मैं अपनी class end यहीं कर रहा हूँ. Again we'll meet tomorrow with same timing. Okay then, bye bye.